नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, चाहे वो DSSB PRT हो या फिर आपका CTET हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CTET का फॉर्म आ चुके हैं और CTET के लिए हम लोग ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए तैयारी कर रहे हैं CTET एग्जाम की। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहुंचाएं उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ नया और क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं। तो देखिए, एक इंट्रोडक्शन क्लास है और पहला ही टॉपिक जो हम लोगों ने उठाया वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है। तो बिना किसी देर के हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम क्या देखने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है तो उसकी साइज में, उसकी अपीयरेंस में और उसकी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमें बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे आप उसकी साइज़ की बात करें तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो देखिए हमारे साइज़ में अंतर आता चला जाता है। ऐसे ही हमारी अपीयरेंस में हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन पहले होता है वैसे फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे आगे चलकर नहीं होते हैं। हमारे फेस में भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, हमारी लुक वाइज भी काफ़ी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हम बात करें मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है उसमें भी काफ़ी हद तक हमारा सुधार होता चला जाता है जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते चले जाते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं, जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारी साइज में, हमारी अपीयरेंस में और हमारी मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अंतर देखने को मिलता है। ऐसे अगर हम बात करें कि ये जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि हर एक विद्यार्थी के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर सेम हो, क्योंकि डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग होती है। यानी डेवलपमेंट वेरीज करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं हर एक विद्यार्थी के अंदर। हर एक बच्चा अपनी डिफरेंट पेस से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। इसका मतलब होता है कि एक दो बच्चे जिनकी एज सेम है, जरूरी नहीं है कि उनका डेवलपमेंट सेम हो चुका हो। आप देखते हैं कि दो समान एज के बच्चे, दो सेम एज के बच्चे, किसी एक का हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, किसी एक की हाइट बहुत कम है, यानी एक की फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है जबकि वहीं दूसरे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा उस बच्चे के कंपेरिजन में नहीं हुई है। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसकी रेट जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। अब अभी हमने देखा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी साइज में अंतर आता है, उसकी अपीयरेंस में अंतर आता है, साथ ही साथ ये जो अंतर होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अब इसी पर हम बात करें कि आखिर टीचर को ये जानना क्यों जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, टीचर को क्यों आवश्यकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में टीचर को जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जो बच्चा होता है, अगर टीचर को ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता होता है तो टीचर ये जान सकता है कि एट व्हाट एज बिहेवियर चेंजेस, ठीक है ना, एट व्हाट एज बिहेवियर चेंजेस टेक प्लेस। मतलब कि अगर टीचर को ये मालूम है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में टीचर ने पढ़ रखा है तो उसको ये पता होगा कि किस एज में बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आएंगे। ठीक है ना, किस एज में बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आएंगे ये उसको पता चल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं कि एक बच्चा है, इस बच्चे से अगर मैं बोलूं कि हैवी वेट लिफ्टिंग करे तो क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि हर एक बच्चे के अंदर एक एक एज पर एक एक डिफरेंट कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं। ठीक है, तो अभी इस बच्चे के अंदर ये मसल्स कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं है कि ये हैवी वेट आपका पुटअप कर सके, उठा सके। इसीलिए कहा जाता है कि जो टीचर होते हैं उनका अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज है तो वो ये जान सकेंगे कि कौन सा बच्चा किस एज में उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि वो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज में भी वो परिवर्तन कर सके। ऐसे ही दूसरी चीज होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो डेवलपमेंट की रेट्स होती है वो हर एक बच्चे के अंदर वेरी करती हैं, हर एक बच्चा अलग अलग डेवलपमेंट रेट से बढ़ता है। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही हुआ कि जो डेवलपमेंट होती है वो हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग होती है, हर एक बच्चे की पेस जो होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए हर एक टीचर को ये नज़र रखना चाहिए कि जो दो बच्चे हैं वो एक ही मेथड से, जरूरी नहीं है कि वो एक चीज़ एक ही मेथड से सीख जाए, क्योंकि एक बच्चा हो सकता है स्लो लर्नर हो और एक बच्चा हो जो गिफ्टेड लर्नर हो। इसका मतलब हर एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट रेट्स अलग अलग होती हैं तो उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर टीचर को ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज है तो टीचर को ये सारी चीज़ें
पता लगाने में बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ समझा है कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर ग्रोथ होती है तो उसके साइज में, उसके अपीयरेंस में अंतर आता है, और ये जो डेवलपमेंट की रेट्स होती है वो हर एक बच्चे के अंदर वेरी करती है। टीचर को क्यों जरूरी है इस बारे में जानना, इसको हम लोगों ने समझा कि इससे टीचर को ये पता चलेगा कि किस एज में बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ टीचर को ये भी मालूम पड़ेगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चे के अंदर पाए जाते हैं, तो हमारे अंदर जो टीचिंग के मेथोडोलॉजीज हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो भी हमें डिफरेंट रखने होंगे, क्योंकि हर एक बच्चा के सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन इसी पर बन गया कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल्स अ टीचर टू, मतलब ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने से हमारे अंदर टीचर के अंदर क्या चीज़ इनेबल्स होती है। तो इसमें आपके ऑप्शन है गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग, मतलब कि टीचिंग के दौरान बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करने की नॉलेज उसको मिलती है, या बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, या वो क्लियर होता है डाइवर्स लर्नर्स के बारे में। ठीक है, टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ, और साथ ही साथ प्रैक्टिस हर टीचिंग एंड अनबाइज्ड वे। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए जब आप सीटेट की बात करते हो तो सीटेट के एग्जाम में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कहीं भी गलत नहीं होते हैं, बल्कि इनमें से हमें मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस के एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चुनना होता है। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो सकता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा आंसर जो अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है उससे आपका ये निकल के आएगा कि बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स। मतलब जब आपको टीचर को ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता होगा तभी वह पता कर सकेगा कि हर एक बच्चे की डेवलपमेंट रेट अलग अलग होती है, हर एक बच्चा अलग अलग रेट से डेवलप होता है, तो इसीलिए हर एक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो हमारे पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए, यानी हमें डाइवर्स लर्नर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से पास्ट ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लियर किया वो सिर्फ अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों से जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, जिससे कि हमारी एक ही वीडियो में हम उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, उस टॉपिक से बनने वाले पास्ट ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आप समझिए कि डेवलपमेंट को हम लोगों ने अभी सिर्फ समझा है कि डेवलपमेंट क्या होती है, कि साइज में डिफरेंसेस आना, ठीक है, हमारी मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे अपीयरेंस में चेंजेस होना, ये सभी डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। डेवलपमेंट की रेट्स हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग होती है। अब हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं कि डेवलपमेंट के कितने टाइप होते हैं। तो डेवलपमेंट के कुल 6 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं, जिनमें पहला होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा आपका होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तीसरा आपका होता है मोरल डेवलपमेंट, चौथा होता है आपका मोटर डेवलपमेंट, 5th होता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, और 6th होता है आपका सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, यही 6 डेवलपमेंट होते हैं, और इन्हीं 6 डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है, मोरल, मोटर और लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या क्या होती है। इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हमें क्या पढ़ना है। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, यानी कि आपके शरीर से, फिजिक्स से बना हुआ है। ठीक है ना, तो शारीरिक यानी भौतिक चीज़ के बारे में बात की गई तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर मसल्स होती हैं, उनके अंदर बोन्स होती है। तो मसल्स का डेवलपमेंट होना, बोन्स का डेवलपमेंट होना, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होना, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का इंक्रीज होना, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो अगर एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसकी हाइट के, वेट के, उसकी मसल और बोन, इन सब के बारे में आप बात कर रहे हो। तो फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोगों ने समझ लिया है कि मसल्स का बढ़ना, बोन्स का बढ़ना, हाइट, वेट और ऑर्गन सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है वो सब फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। उसी के बाद अगर हम बात करें कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हेरिडिटी का कोई इफेक्ट पड़ता है, देखिए एक ये बहुत ही लेंदी डिबेट है, ठीक है ना। और इस डिबेट में जब हम बात करते हैं हेरिडिटी का इम्पैक्ट कितना होता है और इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कितना होता है, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की एक डिबेट चलती है जिसको हम लोग नेचर वर्सेस नर्चर के नाम से भी जानते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या होती है। इस डिबेट में अभी तक कोई भी नहीं जीता है, ये दोनों ही अपनी जगह पर सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का कितना इंपैक्ट होता है, तो इसमें अगर हम बात करना चाहें तो आप समझिए कि हेरिडिटी का फिजिकल ग्रोथ पे, यानी कि हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इस पर हेरिडिटी का इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हेरिडिटी जो होती है वो एक लिमिट सेट कर देती है। किस तरीके से लिमिट सेट करती है तो उसकी समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स की हाइट एक ऑन एन एवरेज
ठीक है, ऑन एन एवरेज इतनी हाइट है, यानी कि 5 फीट आपके पेरेंट्स की हाइट है, तो आपकी हाइट ऐसा नहीं होगा कि आपकी हाइट 6 फीट चली जाए, ठीक है ना, या 6.5 फीट चली जाए। आपकी हाइट जो होगी वो 5 फीट या 5.5 फीट तक जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, हेरिडिटी उस पर क्या कर देती है, लिमिट सेट कर देती है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना लिमिट तक क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेरिडिटी का फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि आप देखते हैं कि आइज, कलर ऑफ आइज, ठीक है, कलर ऑफ आइज का मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं कि पेरेंट्स की आइज का जो कलर है आपके बच्चे के जो अंदर है वो उसी कलर को एक्वायर करेगा, चाहे वो अपनी माता की आइज पे जाए, चाहे आपको फादर की आइज पे जाए, तो ठीक है ना। तो मदर और फादर में दोनों में से किसी की आइज के कलर को वो एडॉप्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो होगा कलर ऑफ आइज, वो आपका क्या होता है, वो आपका हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी फैक्टर होता है फिजिकल डेवलपमेंट में। तो ये जो हाइट का बढ़ना हुआ है या आपकी जो लिमिट सेट कर रहा है वो कौन करता है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी बेसिकली आपकी लिमिट को सेट कर देता है फिजिकल ग्रोथ की। अब यहीं आपको एक चीज़ और समझनी है कि जो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी आपका स्टैटिक फैक्टर होती है। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने हेरिडिटी से कुछ भी एक्वायर कर लिया ना, तो वो हमेशा आपका स्टैटिक रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वहीं इन्वायरमेंट में जब हम लोग नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट को पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझेंगे कि जो इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि वो हमारा एक वेरिएबल फैक्टर होता है, मतलब हम इस एक बच्चे के इन्वायरमेंट को चेंज करके उसकी डेवलपमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हेरिडिटी से जो कुछ भी उसने एक्वायर कर लिया वो आपका स्टैटिक फैक्टर होता है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोटर डेवलपमेंट के बारे में कि मोटर डेवलपमेंट आखिर क्या होती है। देखिए, मोटर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी हैंड्स, लेग्स, माउथ, इन सब का डेवलपमेंट होना, ठीक है ना। जो बॉडी रिलेटेड पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपके हैंड्स का, आपके लेग्स का, आपके माउथ का और अदर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सभी आपकी मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। मोटर डेवलपमेंट में आपके दो टर्म पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ग्रॉस मोटर है और एक फाइन मोटर है। आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर के बारे में। इसके बीच में क्या अंतर होता है और आखिर ये क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ग्रॉस मोटर की जब भी बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि आप लार्ज मसल्स की बात कर रहे हैं, यानी जब बच्चे की लार्ज मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मोटर डेवलपमेंट तो उसकी हो रही है, लेकिन इस मोटर डेवलपमेंट में भी एक टाइप होता है ग्रॉस मोटर। तो ग्रॉस मोटर का मतलब होता है कि जब बच्चे की लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि लेग्स का डेवलपमेंट होना, आर्म्स का डेवलपमेंट होना, तो ये आपकी क्या होती है, लार्ज मसल्स होती हैं। वही फाइन मोटर का मतलब होता है आपकी स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होना। स्मॉल मसल्स में क्या क्या आता है आपका, जैसे आपकी हैंड्स आते हैं, आपकी फिंगर्स आती हैं, तो ये आपकी स्मॉल मसल्स में आती हैं जिसको हम लोग फाइन मोटर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे चाहे वो आपका लेग्स हो, चाहे वो आपका हैंड्स हो, चाहे वो आपका माउथ हो, इन सब की डेवलपमेंट को हम लोग मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनमें भी दो टाइप होते हैं, एक ग्रॉस मोटर और एक फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट, जैसे कि आपका हैंड्स और लेग्स का, आपका लेग्स और आर्म्स का डेवलपमेंट। और फाइन मोटर आपका होता है स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट, जैसे कि आपकी हैंड्स और फिंगर्स का डेवलपमेंट। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो बच्चा लिखता है, अगर बच्चे को लिखने में समस्या हो रही है या पेन पकड़ने में समस्या हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे की कौन सी मोटर डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो आप कहोगे ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर, तो आप कहोगे लिखने के लिए आपको उंगलियों का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। पेन पकड़ रहे हो ना अगर आप, तो पेन पकड़ने के लिए आपको क्या कहिए, उंगलियों का डेवलपमेंट होना, फिंगर्स का डेवलपमेंट होना जरूरी है। और फिंगर्स का डेवलपमेंट किस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका फाइन मोटर के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप बॉक्स जोड़ रहे हो, और या जो बॉक्स आपका आता है जिसको बच्चे खेलते हैं, जिस बॉक्स को जोड़कर कुछ भी आपका डिजाइन बनाते हैं, तो वो जो बॉक्स जोड़ना भी आता है तो वो भी आपका फाइन मोटर के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है ना। तो ग्रॉस मोटर बेसिकली लार्ज मसल्स के बारे में बात करता है, फाइन मोटर आपका स्मॉल मसल्स के बारे में बात करता है। मोटर डेवलपमेंट की बात हम लोग अगर आप देखें कि मोटर डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल होता है कि इसका जो फ्लो है डेवलपमेंट का वो किस तरीके का होता है, तो ये बाइलेटरल टू यूनिलेटरल होता है। अब ये बाइलेटरल और यूनिलेटरल क्या है इसको समझेंगे। देखिए, मोटर डेवलपमेंट में हम लोगों ने बात की मसल्स का डेवलपमेंट होना। ठीक है, लार्ज मसल्स होंगी तो उसको हम लोग ग्रॉस मोटर कहेंगे, और अगर स्मॉल मसल्स होंगी तो उसको हम लोग फाइन मोटर कहेंगे। बाइलेटरल का मतलब ये होता है कि जब बच्चा किसी भी चीज को उठाने के लिए अपनी दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कि बाइलेटरल होता है। और आप देखते होंगे, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जब छोटा छोटा बच्चा होता है, तो चाहे कितनी भी छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, हर वो चीज़ को वो अपने दोनों हाथों से उठाता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट जो होता है उस समय वो बाइलेटरल होता है। कितना होता है वो, उसका डेवलपमेंट उस समय जो होता है वो बाइलेटरल होता है। ठीक है,
बाइलेटरल का मतलब ही आपका होता है कि दोनों हाथ से वो बॉल उठा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइलेटरल का मतलब वो उसने दोनों हैंड्स को यूज़ करके उसने बॉल को उठाया। लेकिन यूनिलेटरल का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो उसकी मोटर डेवलपमेंट होती है वो इतनी हो जाती है कि वो फिर यूनिलेटरल का इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि सिंगल हैंड्स का इस्तेमाल करके भी वो चीज़ों को उठाने लगता है। ठीक है, वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि किस चीज़ को उठाने के लिए उसको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है और किस चीज़ को उठाने के लिए उसको सिर्फ सिंगल हैंड का इस्तेमाल करना है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो आपकी बाइलेटरल टू यूनिलेटरल होती है, यानी दो हाथ से पहले इस्तेमाल करना सीखता है, फिर दो हाथ से धीरे धीरे वो आपके सिंगल हैंड की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट में एक सीक्वेंस भी होता है। इस सीक्वेंस क्या होता है? इस सीक्वेंस को काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार कई सीटेट के एग्जाम में तो ये पूछा ही पूछा जाता है कि मोटर डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो मोटर डेवलपमेंट बेसिकली एक सीक्वेंस को, एक ऑर्डर को फॉलो करती है। तो उस ऑर्डर को हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। जैसे इसमें हम बात करते हैं, एक होता है आपका सिफेलोकॉर्डल और एक होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है ना, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो जो सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस होता है, तो सिफेलो का मतलब होता है कि आपका हेड से, सिफेलो मतलब सिफेल का मतलब होता है हेड से बना हुआ ये टर्म है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो हेड टू टो जाएगा। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है वो हेड टू टो हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको हम लोग जब भी उठाते हैं खेलने के लिए, गोद में लेते हैं, तो हम हमेशा उसकी हेड को सबसे पहले क्या रखते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर हाथ रखते हैं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, हेड टू टो उसका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले बच्चा गर्दन को हिलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसके हैंड्स मूवमेंट होते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी लेग्स मूवमेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस हमसे यही कहता है कि जो बच्चे के डेवलपमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हेड टू टो चलता है। सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का मतलब हुआ हेड टू टो। वहीं प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रल पोर्शन से आउटर पोर्शन की तरफ जाता है। यानी हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, सेंटर टू आउटर की तरफ जाता है। जैसे अगर ये एक बेबी है, ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट अगर हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो ये सेंटर, यानी कि सेंटर से आउटर की तरफ जाएगा। इसका डेवलपमेंट का फ्लो इस तरीके का होगा। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है ये फिगर, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं जो बच्चे का जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का वो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस कहलाता है। तो सिफेलोकॉर्डल बेसिकली क्या होता है, हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो सेंटर पोर्शन से आउटर पोर्शन की तरफ जाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनर से आउटर की तरफ जाता है। ठीक है ना, इनर से आउटर की तरफ जाता है। ठीक है, तो पहले बच्चा शोल्डर हिलाना सीखता है, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे फिंगर्स के मूवमेंट पर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हुआ है वो पहले इनर पोर्शन का हुआ, फिर जाके उसके आउटर पोर्शन का डेवलपमेंट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे दो टर्म यूज किए गए हैं सीक्वेंस के लिए। पहला होता है आपका सिफेलोकॉर्डल, दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस हेड टू टो बात करता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका सेंटर पोर्शन से आउटर पोर्शन की तरफ बात करता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट को समझा। मसल्स की डेवलपमेंट को हम लोग बात की कि बॉडी डेवलपमेंट में जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी की मसल्स होती हैं, उनमें एक ग्रॉस मोटर होती है जिसमें हम लोग लार्ज मसल्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं, फाइन मोटर होती है जिसमें हम लोग स्मॉल मसल्स की बात करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि जो आपका बाइलेटरल टू यूनिलेटरल चलता है, और इसके बाद हम लोगों ने बात की कि एक सीक्वेंस एक ऑर्डर फॉलो करता है। इसमें हमारे दो सीक्वेंस आते हैं, एक सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। देखिए, हम लोगों ने बात की थी डेवलपमेंट 6 टाइप्स के होते हैं। हम लोगों ने पहला फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ लिया, दूसरा मोटर डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर से, इस वीडियो से आपके अंदर एक ओवरव्यू बनेगा कि आपके डेवलपमेंट होती क्या है, डेवलपमेंट के टाइप्स कितने हैं और किस डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको याद रखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर आपसे पूछा जाए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगर आपसे पूछा जाए या मेंटल डेवलपमेंट आपसे पूछा जाए, तो ये तीनों टर्म एक ही टर्म के लिए यूज की गई है कि आपका मानसिक विकास के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जब भी बात की जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि हम वहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चा कैसे थिंक कर पा रहा है, थिंक कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, परसेप्शन को लेकर, मेमोरी को लेकर कि उसकी मेमोरी पावर कितनी है। ठीक है ना, वो किसी चीज़ को याद रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, रीज़न तर्क करने की शक्ति उसके अंदर डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ आपके सामने उपस्थित नहीं है और उसके बारे में भी अगर आप सोच पा रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट की वहाँ पे बात होती है। मेंटल का मतलब ये होता है कि बच्चा थिंक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है,
परसेप्शन हो पा रहा है उसका कि नहीं, मेमोरी उसकी अच्छी है कि नहीं, किसी चीज़ को याद रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है, तर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखी गई हैं। वही अगर हम बात करें कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है एज के अकॉर्डिंग वो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करता है और उन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर नॉलेज डेवलप होती चली जाती है, जिससे उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बढ़ता चला जाता है। यानी कि एज के अकॉर्डिंग उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज विद एक्सपीरियंस। हमने देखा कि जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा होगा, बच्चा अपने आसपास की सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके सीखेगा और उन सभी लर्निंग को वो अपने अंदर जब रखेगा तो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी। यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती चली जाती है। साथ ही साथ जो नई नई चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है, उस अनुभव के अकॉर्डिंग, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो इंक्रीज डे बाय डे करती चली जाती है। ठीक है ना, तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हुई। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आपको बेसिकली दो साइकोलॉजिस्ट याद रखने हैं जिन्होंने इसमें थ्योरीज दी हैं और इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत नाम है। ठीक है, जिनमें एक आपके आते हैं जीन पियाजे साहब। ठीक है, जीन पियाजे, इनकी थ्योरी दी गई है, इसकी थ्योरी की भी हम लोग बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे। और लेव वाइगोस्की, इन्होंने भी थ्योरी दी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में, इन्होंने भी काफ़ी थीसिस की है। ठीक है, तो ये दो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की, इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत योगदान है, तो इनको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के द्वारा की गई है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखें, इसी से पास्ट ईयर क्वेश्चन जो बना है उसको हम लोग देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, कि जो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होते हैं बच्चे के अंदर वो किसका पार्ट होते हैं। अभी हम लोगों ने समझा था कि जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं बच्चे के अंदर, वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। तो हम ऑप्शन देखेंगे इसमें, तो इसमें आपका एक इमोशनल डेवलपमेंट आ रहा है, एक आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ रहा है, तीसरा आपका ऑप्शन फिजिकल डेवलपमेंट है और चौथा ऑप्शन आपका सोशल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था तो कहीं पे भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे हमारे मसल्स का, बोन्स का, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होना ही बात की गई थी। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट हम लोगों ने बात करनी है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हम लोगों ने जब बात की थी तो हमने वहाँ पे कहा था कि बच्चा रीजन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बच्चे की मेमोरी पावर कैसी है, बच्चे कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है उनके अंदर कि नहीं हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो बच्चे की ये पार्ट होता है किसमें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं अब किस डेवलपमेंट के बारे में हमें बात करनी है। अब हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट को बेसिकली वैसे हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट मानते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमारी मेंटल डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में बात करें कि किसको हम लोग पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि बच्चे की, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोना जानता है। ठीक है ना, वो अपने जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो आपको उसको भूख लग रही हो, चाहे उसको कोई पेन हो रहा हो, हर एक चीज़ को वो रोकर ही व्यक्त करता है। इसका मतलब उसके अंदर अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप देखते हैं जब बच्चा 1 साल का होता है तो बच्चा 1 साल के अंदर अंदर मेमोरी करना सीख लेता है, मतलब हकलाना तुतला के धीरे धीरे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। और 2 साल के अंदर अंदर उसके अंदर बहुत सारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका होता है, बच्चा शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने लगता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो एज बाई एज क्या होती है, डेवलप होती चली जाती है। हम लोग देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब 2 साल का होता है तो वो शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, बोलने लग जाता है। और 2 साल के अंत तक आते आते बच्चा जो बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आसानी से बोल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है, वो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की। मोरल डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट आपको याद रखने हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पर एक थ्योरी भी दी है, उस थ्योरी को हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे भी। लेकिन बेसिकली मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। मोरल का मतलब होता है एथिक्स की बात की जाए। ठीक है ना, तो एथिक्स का मतलब ये होता है कि हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। बच्चे के अंदर ये डेवलपमेंट होना कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है, बेसिकली इसको ही हम लोग मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए हर वो चीज़ सही होती है जिसमें उसको इन्जॉयमेंट मिल रही है, जिसमें उसको अच्छा लग रहा है। या
और हर वो चीज़ गलत होती है जो जिसमें उसको मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी जब देखते हैं कि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए हर वो चीज़ अच्छी होती है जिसके लिए उसको रिवार्ड मिल रहा है, और हर वो चीज़ उसके लिए वो गलत हो जाती है जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिल रहा है। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होती चली जाती है। मोरल डेवलपमेंट में बेसिकली यही होता है कि बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, बेसिकली इसके पीछे का वो बच्चा क्या तर्क दे रहा है, इसी को हम लोग मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखते हैं। हमें वहाँ पे सही और गलत से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कि बच्चे जो सही मान रहे हैं तो वो किस आधार पर मान रहे हैं, उसके पीछे का वो क्या रीज़न दे रहे हैं। तो बेसिकली हम उस रीज़न के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी मोरल डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी लॉरेंस कोल्बर के द्वारा दी गई है, उसको हम लोग भी पढ़ेंगे, तब हम बेसिकली बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि मोरल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। आप समझ चुके हैं यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि हमें यहाँ पे देखना है कि बच्चा क्या सही और क्या गलत के बारे में, सही और गलत के बारे में बच्चा फर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो इसका मतलब कि बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सोशल डेवलपमेंट की। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की बात कर ली है, अब हम बात करने वाले हैं सोशल डेवलपमेंट की कि आखिर सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, सोशल डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चा सोशली कितना एक्टिव है, बच्चा के जो रिलेशनशिप है वो अपने एडल्ट्स के प्रति, अपने पीयर ग्रुप के प्रति कैसे है, मतलब बच्चा अपने एडल्ट्स के साथ, ठीक है, और बच्चे के अपने पीयर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कैसी हुई है। ठीक है, जैसे बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, बच्चा बहुत से लोगों के साथ सोशली गैदर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सोशली इन्वॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई दोस्त ही नहीं बनते हैं, बच्चे बहुत अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, किसी से बात नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा सोशली डेवलप नहीं है, सोशली एक्टिव नहीं है, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पा रही है। और अगर आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है तो हमें बच्चे की हर एक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को पूरी बराबर तरीके से हमें डेवलप करना होता है। तो सोशल डेवलपमेंट की बात होती है कि इसका मतलब होता है कि बच्चे के कितने फ्रेंड्स बन पा रहे हैं, बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बच्चा अपने बच्चे के एडल्ट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बन रहे हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट जब बच्चे का होगा तो बच्चा ग्रुप की वैल्यूज़ को समझेगा, उनके नॉर्म्स को समझेगा, ठीक है ना, उनको अडॉप्ट करेगा। वो समझेगा कि हर एक बच्चे के अलग अलग धारणाएं होती है, हर एक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है ना, और हर एक बच्चे का जरूरी नहीं है कि सब बच्चे एक जैसा सोचे, सब बच्चे एक जैसा खाएं पिएं। ठीक है, हर एक बच्चे की देखा जाता है कि उनके रिलीजन अलग होते हैं, उनकी कास्ट सिस्टम अलग होता है। तो ऐसे जब बच्चा ग्रुप में रहता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, गेट टुगेदर करता है, उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है। और सोशल डेवलपमेंट्स के साथ ग्रुप में रहकर बच्चे ग्रुप के नॉर्म्स को समझते हैं, ग्रुप की वैल्यूज़ को समझते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सोशल डेवलपमेंट में हमें एक टर्म यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, और आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि आखिर प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है। ये आपके सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, जब बच्चा जिस इमीडिएट इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन में रखते हैं, क्योंकि इसका बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और लॉन्ग लास्टिंग असर पड़ता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की इमीडिएट सराउंडिंग में बच्चे के माँ बाप होते हैं, बच्चे के माँ बाप के साथ साथ बच्चे के भाई बहन होते हैं। तो जो बच्चे की फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली है, यानी उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, ये उसके प्राइमरी सोशलाइजेशन में रखे जाते हैं, क्योंकि इनका बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली इनके साथ कनेक्टेड होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में बच्चे के माँ बाप, बच्चे के भाई बहन, यही उसके प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की जब बात करते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है और स्कूल जाना स्टार्ट करता है, अपने घर से बाहर निकल के अपने दोस्त बनाना स्टार्ट करता है, तो उसके टीचर के साथ जो रिलेशनशिप है, उसके अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है, उस सब की सोशलाइजेशन को हम लोग सेकेंडरी सोशलाइजेशन में रखते हैं कि टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ जो उसके रिलेशनशिप है, उस जो सोशलाइजेशन हो रही है उसकी, वो आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत रखी जाती है। तो बेसिकली सोशल डेवलपमेंट में आपके दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन जो उसकी इमीडिएट फैमिली होती है, यानी उसके माता पिता, उसके भाई बहन, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में उसके टीचर के साथ सोशलाइजेशन होती है और साथ ही साथ उसके पीयर ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ जो सोशलाइजेशन होती है उसको हम लोग सेकेंडरी सोशलाइजेशन में रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इमोशनल डेवलपमेंट आपका समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि इसमें हम लोग इमोशंस की बात करते हैं कि बच्चा कैसे इमोशनली डेवलप्ड हो रहा है। हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एकदम इमोशनली इनबैलेंस होता है। हर एक बच्चा हर इमोशंस को वो रोकर ही व्यक्त करता है, ठीक है ना। उसको गुस्सा आ रहा है तो भी वो रोएगा, उसको ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा एक तो पहले उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है, इसलिए हर चीज़ को वो रोक व्यक्त करता है, इमोशनली डिस्टर्ब होता है,
तुरंत की तुरंत गुस्सा होता है, तुरंत की तुरंत वो क्या होता है, हंसने भी लगता है। देखते हैं कि आप लोग आपने किसी छोटे बच्चे को अगर आपने थोड़ा सा डांट डपट दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा होकर रोने लगेगा, ठीक है, फिर आपसे बात नहीं करेगा। जैसे ही आपने उसको टॉफी दी या चॉकलेट दी तो बच्चा आपको तुरंत आपसे बात करने लगेगा, हंस के मुस्कुरा के बात करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा इमोशनली क्या होता है, इनबैलेंस होता है, उसका बच्चे का इमोशनली डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ होता है। यही अगर आप किसी बड़े बच्चे के साथ करते हैं तो बच्चा आपसे कहो घंटों ना बात करे, दिन या सप्ते गुजर जाए और वो आपसे बात ना करे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो इमोशंस होते हैं वो इमोशनली डेवलप हो चुके होते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई। इमोशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ एंड हैव एम्पैथी फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स। इसका मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि उसके अंदर एबिलिटी हो जाए, सक्षम हो जाए बच्चा रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए और मैनेज करने के लिए। यानी बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को डिफरेंट लाइफ के स्टेज में, डिफरेंट स्टेजेस में कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, इन सब के बारे में अगर उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है, उसको मैनेज करने की, इमोशंस को मैनेज करने की एबिलिटी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि बच्चा इमोशनली डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो यही जो होता है ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है कि कब, कैसे और कहां अपने इमोशंस को व्यक्त करना है और कितना व्यक्त करना है, ये बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। चिल्ड्रन इमोशंस आर वेरी इंटेंस, जो भी हम लोगों ने बात की थी वही यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम लोग एडल्ट्स की अपेक्षा, अगर हम लोग चिल्ड्रन की यानी छोटे बच्चों की इमोशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो बच्चों के इमोशंस होते हैं वो बहुत ही इंटेंस होते हैं। इंटेंस का मतलब होता है कि वो एकदम से व्यक्त करते हैं अपने इमोशंस को इन कंपेरिजन टू एडल्ट्स। एज दे ग्रो दे लर्न टू हाइड एंड कंट्रोल देयर इमोशंस। हम देखते हैं कि देखो अगर एक छोटा बच्चा जो होगा, अगर एक छोटा बच्चा गिर पड़ता है या ज़मीन पे गिर जाता है तो वो तुरंत रोने लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एक बच्चा जो बड़ा बच्चा है वो अगर गिर जाता है और सभी के सामने गिर जाता है तो वो रोएगा नहीं, ठीक है, बल्कि अपने इमोशंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ऐसे ही देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है जब वो स्कूल जाने से मना करता है तो वो रोता है, रोते रोते मना करता है। लेकिन जो एक बच्चा होता है जिसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी वह बैग टांगे हुए होगा और अपने इमोशंस को हाइड किया होगा कि उसको स्कूल नहीं जाना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो इमोशनली डेवलप हो चुका है, वो अपने इमोशंस को हाइड करना सीख चुका है, कंट्रोल करना सीख चुका है। तो यही इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन इमोशन लास्ट ओनली फ्यू मिनट्स, मतलब कि बच्चों के जो इमोशंस होते हैं वो हमने देखे हैं कि बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं। आपने बच्चों को अभी डांटा तो बच्चा आपसे नाराज हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने चॉकलेट दे दी या उसके साथ खेलने लग गए तो बच्चा आपके साथ खेलने लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि उनके इमोशंस बहुत ही कम समय के लिए ठहरते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट डिपेंड्स करता है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पे क्या करता है, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हमने बहुत से देखे कि जिन बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ होता है उनके हमने देखते हैं कि वो इमोशनली भी बहुत वीक होते हैं, ठीक है ना, वो बात बात पे रोने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट अगर आपका बच्चे का हुआ है तो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होती है। और ये काफ़ी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा माना भी गया है कि बेसिकली हर एक डेवलपमेंट अपने आप में मर्ज होती है, हर एक डेवलपमेंट अपने आप में क्या होती है, इंडल्ज होती है। कि अगर आपका एक डेवलपमेंट पे कोई असर पड़ेगा तो उसका असर सभी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में देखा जाता है। तो अगर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हुई है तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। लेकिन अगर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हुई है तो इसका इंपैक्ट आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी पड़ता है कि आप इमोशनली वीक हो सकते हैं, ठीक है ना, आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट डिपेंड्स करती है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पे। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट को समझा। इमोशनल डेवलपमेंट में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे इमोशनल डेवलपमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो इमोशंस को अपने हाइड और कंट्रोल करना नहीं जानता है। वो तुरंत के तुरंत जो भी इमोशंस होते हैं वो तुरंत के तुरंत इंटेंस इमोशंस के होते हैं, वो तेजी से उन इमोशंस को दिखाता है। अगर वो गुस्सा तो तेजी से गुस्सा होकर चिल्लाने लगेगा या रोने लगेगा, ठीक है। अगर वो बच्चा को खुश है तो वो तुरंत से हंसने लगेगा। जबकि हम देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, हाइड करना सीख जाता है। तो बेसिकली यही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है कि इमोशंस को कब, कैसे और कहाँ एक्सप्रेस करना है और कैसे मैनेज करना है, ये सारी इमोशनल डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। इसके बाद देखिए इमोशनल डेवलपमेंट से आपको एक क्वेश्चन बनेगा और वो पास्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बना हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन ये बन गया। देखिए इसमें कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, फिजिकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से, सोशल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन से। देखिए मैचुरेशन के बारे में अभी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो आपकी किस एक्सपेक्ट पर डिपेंड करती है। क्या वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या मैच्योरेशन पर डिपेंड करती है, यानी परिपक्वता इसको हिंदी में कहते हैं। सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट करती है, या इमोशनल डेवलपमेंट मैच्योरेशन पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सोशल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट पे हमारा एनवायरनमेंट का असर भी होता है, लेकिन हमारा हेरिडिटी का भी इंपैक्ट होता है। हमने अभी पढ़ा था कि हेरिडिटी का भी इंपैक्ट हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में होता है। एनवायरनमेंट का असर कैसे होता है फिजिकल डेवलपमेंट में, कि हम देखते हैं कि एक जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में जो बच्चे होते हैं उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। पहाड़ों पर रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू प्लेन एरिया, जो प्लेन एरिया में बच्चे रहते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम लोगों ने बात की थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेसिकली आपकी हेरिडिटी पर भी डिपेंड करती है कि बच्चे के जीन्स कैसे हैं। अगर एक इंटेलिजेंट माँ बाप होते हैं, हम लोग ये थ्योरी भी पढ़ेंगे आगे चल के, ये इंटेलिजेंट माँ बाप के हम लोगों ने देखा है बहुत सारे कि बच्चे इंटेलिजेंट ही पैदा होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उस पर भी हेरिडिटी का इंपैक्ट होता है। लेकिन सोशल डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो बेसिकली इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट करता है कि बच्चे के आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है ना। तो सोशल डेवलपमेंट आपके वातावरण पर डिपेंड करता है, जो बच्चे का सामाजिक विकास है वो उसके वातावरण पर डिपेंड करता है कि बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। अगर बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट गंदा है, मतलब आपस में गुस्से में रहते हैं, लोग गाली गलौज करते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, तो बच्चे का भी सोशल डेवलपमेंट ऐसा ही होगा कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होगा, आपस में लड़ना सीख जाएगा, गाली गलौज सीख जाएगा। लेकिन अगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अच्छी उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी। तो बेसिकली हमने देखा है कि जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट करती है, एनवायरनमेंट से इंपैक्टफुल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो समझा है, वो अभी बेसिकली हम लोगों ने समझा डेवलपमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़े, जिसमें हम लोगों ने इमोशनल डेवलपमेंट की बात की, हमने सोशल डेवलपमेंट की बात की, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको समझा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि मोरल डेवलपमेंट क्या होती है, और मोरल डेवलपमेंट में किस साइकोलॉजिस्ट ने सबसे ज़्यादा काम किया है, तो वो लॉरेंस कोलबर्ग है। इनकी थ्योरी को भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम लोगों ने समझा, जो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ते भी हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देखे हैं इसमें। साथ ही साथ हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को समझा, इसमें हम लोगों ने साइकोलॉजिस्ट को भी समझा कि कौन कौन साइकोलॉजिस्ट ने सबसे अच्छी थ्योरी मेंटल डेवलपमेंट के बारे में काम किया है जिसने, तो इसमें जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की आते हैं। इसमें हम लोगों ने बात की मोटर डेवलपमेंट, एक ऑर्डर को सीक्वेंस को बात करती है, सेफेलोकॉर्डल की, प्रॉक्सिमोडिस्टल की। तो बेसिकली हम लोगों ने मोटर डेवलपमेंट को भी समझा यहाँ पे, और हमने फिजिकल डेवलपमेंट को भी समझा, ठीक है। तो हमने आज की इस वीडियोस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को देखा, और इस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हम लोगों ने फिजिकल डेवलपमेंट को समझा, इंटेलेक्चुअल को समझा, मोरल को समझा, ठीक है ना, और मोटर और लैंग्वेज और सोशल, यानी कि पूरी 6 की 6 जो डेवलपमेंट है हमारी, उन सभी को हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर किया। अगली वीडियो में हम लोग तभी बात करेंगे जब आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में रिव्यू देंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है ना। ये वीडियो आपको मैंने पहले एज अ डेमो डाली है कि जो बच्चे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं, जिनको DSSB PRT में एक सब्जेक्ट स्पेशल 100 नंबर का यही होता है, जिसमें हमसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ही पूछी जाती है, जिसमें जीन पियाजे की थ्योरी पूछी जाती है, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी पूछी जाती है। तो उन सभी थ्योरी की बात हम तभी करेंगे जब आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको रिव्यू देने होंगे, ठीक है ना। तो आपके रिव्यू के आधार पर ही मैं ये समझूंगा कि अब आगे आने वाली वीडियोस को मुझे लाना है या नहीं लाना है, ठीक है ना। तो ये सीटेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो टीचिंग एग्जाम में जिसके अंदर पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, आपको ये PPT कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कितना समझ में आया, आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।